चंद्रपुर नामक गांव में ललिता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अकेले ही रहती थी। कुछ साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी और बच्चे पहले ही गांव छोड़कर जा चुके थे। बुढ़िया के घर के बाहर बहुत पेड़ थे, मगर उन सभी पेड़ में उस बुढ़िया का सबसे खास पेड़ बैर का पेड़ था। जी आप तो चले गए, मगर आपके द्वारा लगाया ये बैर का पेड़ आज इतना बड़ा हो गया कि आज इसके सहारे 2 वक्त का भोजन मिल पा रहा है। बुढ़िया हर सुबह बैर के पेड़ से बैर तोड़ा करती थी और उन्हें बाजार लाकर बेचती थी। बैर ले लो बैर, ताजे ताजे मीठे मीठे बैर। लाइए माँ जी, थोड़े बेर दे दीजिए, मीठे हैं ना? हाँ बेटा, मेरे पेड़ के सभी बैर मीठे ही होते हैं। एक दिन बुढ़िया बैर बेचकर बाजार से घर आती है। तभी देखती है एक गाय घुस आई है और पेड़ पौधे खा रही है। ए भट भट, भाग यहाँ से, चल हट हट यहाँ से। बुढ़िया डंडे की मदद से उस गाय को भगा देती है। अगले दिन आती है तो देखती है कुछ और जानवर घुस आए हैं और पेड़ पौधे बर्बाद कर रहे हैं। भट भट, भाग यहाँ से, कहाँ से ये जानवर आ रहे हैं? गर्म जले हर रोज घुस जाते हैं, कहीं ये मेरे सभी पेड़ पौधे ना बर्बाद कर दे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बुढ़िया को परेशान देख पड़ोस में रह रही चंपा बुढ़िया से कहती है, अरे आप भी ना, क्या हर रोज इन जानवरों के पीछे इतना परेशान हो रही है? कुछ मजबूत लकड़ियाँ लीजिए और घेर दीजिए, कोई जानवर नहीं घुस पाएगा। वाह चंपा, तू तो बड़ी समझदार है, मैं आज ही ये कर देती हूँ। अपने सभी पेड़ पौधों को बचाने के लिए बुढ़िया मजबूत लकड़ियों से उन्हें घेर देती है। हाँ, अब कोई भी जानवर मेरे पेड़ पौधों को बर्बाद नहीं कर पाएगा। लकड़ी लगाने के बाद अब एक भी जानवर उसके घर के अंदर घुस नहीं पाता है। वो आराम से बेर बेचने के काम में लग जाती है। अचानक वो बुढ़िया बीमार पड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बीमार पड़ी रहूंगी तो पैसे कैसे कमाऊंगी? खाऊंगी पीऊंगी कैसे? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। वो बुढ़िया इतनी बीमार हो जाती है कि बिस्तर से उठ नहीं पाती है। पता नहीं मेरे पेड़ पौधों का हाल क्या होगा। शक्ति ही नहीं मिल रही कि एक बार बाहर निकल कर देखूं भी। इसी तरह कुछ दिन बीमार पड़े रहने के बाद वो बुढ़िया अब ठीक हो जाती है और वापस पहले की तरह काम पर लग जाती है। जितने दिन बुढ़िया बीमार थी उतने दिन पड़ोस की एक महिला उसे खाना देकर जाती थी। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ठीक कर दिया। आखिर कितने दिनों तक किसी पर बोझ बनी रहती। बुढ़िया घर से बाहर आती है तो देखती है उसके सभी पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, लेकिन बेर का पेड़ अभी भी एकदम हरा भरा है। मगर जो भी लकड़ियां उस बुढ़िया ने सुरक्षा के लिए लगाया था वो सभी टूटकर नीचे गिर चुकी थी। ये सब तो टूट चुकी है। वैसे भी मैं तो बीमार थी, आखिर कौन इसकी देखभाल करता? अभी इन्हें सही कर देती हूँ। बुढ़िया वापस नई लकड़ियाँ लगा देती है। अब कल से बेर तोड़कर बेचने जाऊंगी। पेड़ पर बहुत से बेर लगे हुए थे। अगली सुबह वो बुढ़िया बेर के पेड़ के पास आती है तो देखती है पेड़ पर एक भी बेर नहीं है। अरे, मेरे पेड़ के बेर कहाँ चले गए? कल ही तो मैंने देखा था, इस पर बहुत सारे बेर लगे हुए थे। बुढ़िया कुछ समझ नहीं पाती है और अगले दिन भी यही होता है। पेड़ के सभी बेर गायब थे। जरूर कोई ना कोई मेरा बेर चोरी कर रहा है। मैं इतने दिन बीमार क्या पड़ गई, मेरे पेड़ के बेर चोरी होने लगे। मगर कौन है वो जो ऐसा कर रहा है? कहीं कोई जानवर तो ऐसा नहीं कर रहा। बुढ़िया कई बार अपने पेड़ पर नजर रखती, पूरी रात भर उसकी देखभाल करती, मगर जैसे ही वो सुबह बेर तोड़ने आती थी, बेर के सभी बेर गायब रहते थे। एक दिन बुढ़िया देखती है उसकी पड़ोसन बेर खा रही है। ये देख वो सोचती है, कहीं इतने दिन से ये तो मेरे बेर को चोरी नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं बीमार थी तब सिर्फ यही मेरे घर आती थी। यही सोचकर बुढ़िया पड़ोसन के पास आती है। वाह चंपा, तू ऐसे करेगी मुझे नहीं लगा था। मैंने क्या कर दिया? मतलब मैं बीमार थी, लाचार थी, तूने मुझे उस वक्त भोजन दिया तो तू क्या हर रोज मेरे घर से बैर चोरी करके ले जाएगी? छी 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 छी, ये आप क्या कह रही है? मैं क्यों चोरी करूंगी आपके बैर?
हाँ तो बता, ये बेर कहाँ से आए तेरे पास? अरे मैं अभी बाजार गई थी, वहीं से लेकर आई हूँ। मतलब मैंने आपकी मदद की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। इसलिए लोग कहते हैं किसी का अच्छा करने भी जाओ तो वो आपको गलत ही समझेंगे। गुस्सा होकर चंपा अपने घर के अंदर चली गई और बुढ़िया वापस अपने घर आ जाती है। अगर ये चोरी नहीं कर रही तो आखिर कौन है जो मेरे बैर चोरी कर रहा है? गांव के कुछ शरारती बच्चे थे जो सुबह 4 बजे बुढ़िया के बैर के पेड़ पर बेर तोड़ने आते थे। जब वो बुढ़िया बीमार पड़ती थी तब से उन लोगों ने ये शुरू किया था। दोस्तों, सुना है जिसका पेड़ है वो अब स्वस्थ हो गई हैं, कहीं हमें पकड़ ना ले। अरे आज तक हमें कोई पकड़ पाया है क्या जो वो पकड़ लेगी? तुम सभी डरो मत, जिस वक्त हम लोग जाते हैं उस वक्त तो कोई आता भी नहीं है। सुबह सुबह वो बेर के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और पेड़ से बेर तोड़कर खाने लगते हैं और अपनी अपनी जेब में भरने लगते हैं। वाह, इस पेड़ के बेर तो हर रोज बहुत मीठे होते हैं। यही वजह है जो हम इसकी ओर खींचे चले आते हैं। भाइयों, जितना हो सके उतना बेर अपनी अपनी जेब में भर लो। सभी बच्चे खाकर वहीं पास में शौच करके चले जाते हैं। बुढ़िया हर रोज थोड़ा पानी बाहर रखती थी। उसी पानी का इस्तेमाल करके वो बच्चे शौच करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह सुबह बुढ़िया बैर के पेड़ के पास आती है तो देखती है फिर से सभी बैर गायब है। अरे कौन है जो बैर गायब कर रहा है? अभी कुछ ही घंटे पहले तो मैं सोने गई थी, तब तक तो सब सही था, फिर अचानक बैर गायब कहाँ हो गया? बूढ़ी को गंदी बदबू आने लगती है। तभी उसकी नजर शौच पर पड़ती है। छी छी छी, बैर तो चोरी करके जाते ही है वो चोर, और अब शौच करके भी जाने लगा। छी छी। जहाँ बुढ़िया ने पानी रखा था वो पानी भी खत्म था। लगातार ऐसे होने पर बुढ़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। अब बहुत हो चुका, अब तो मैं चोर को सबक सिखाकर ही रहूंगी। जो पानी बुढ़िया बाहर रखती है उसमें उसने लाल मिर्च मिला दिया। अब तो पता चलेगा चोर को किससे पंगा लिया है। बच्चे सुबह बेर तोड़ने आते हैं और बेर तोड़कर खाते हैं और शौच करते हैं। शौच करने के बाद बुढ़िया का रखा हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। उस पानी में लाल मिर्च थी जिस वजह से उन्हें जलन शुरू हो जाती है। अरे रे, बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है, बचाओ। अच्छा तो ये है चोर। क्यों बच्चों, तुम लोग हर रोज मेरे पेड़ के बैर क्यों चुरा कर ले जाते हो? तुम लोगों को पकड़ने के लिए ही मुझे ये करना पड़ा। तुम लोगों की वजह से मुझे इतना नुकसान झेलना पड़ा। अरे हमें माफ करो, हमें माफ करो, अब हम यहाँ कभी नहीं आने वाले हैं। अरे रे रे, बहुत जल रही है। चिल्लाते चिल्लाते सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और वापस कभी उस बुढ़िया के बैर के पेड़ के पास नजर नहीं आते थे। चलकर चंपा से माफी मांग लेती हूँ, मैंने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया था। बूढ़ी चंपा के पास आती है। चंपा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया था। कुछ बच्चे हर रोज मेरे बैर चोरी करके ले जाते थे और मैंने तुझ पर इल्जाम लगा दिया। तूने तो मेरी कितनी मदद की है। चंपा बुढ़िया को माफ कर देती है। अब बुढ़िया वापस बैर बेचने शुरू कर देती है। अर्जुन और ऋतु दिल्ली में रहते थे। अर्जुन बिजली विभाग में कार्यरत था और ऋतु स्कूल में पढ़ाती थी। उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। मीनी और मुन्ना को गांव जाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हर साल गर्मियों में उन्हें दादी के पास गांव जाना बहुत पसंद था। मुन्ना, इस बार हम दादी जी के साथ खेत पर भी जाएंगे और बगीचे में भी जाएंगे। गांव में तो हम कितना भी घूमे, नदी में बोटिंग करने जाए, बगीचे में आम और जामुन खाए, हमें कोई रोकता नहीं है। सही कहा तूने, इस बार हम अपना कैमरा भी ले चलेंगे और खूब सारी फोटो भी खींच कर लाएंगे। 2 दिन बाद ही वो तीनों मम्मी पापा के साथ गांव जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। रात की ट्रेन थी। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। सारे रास्ते आपस में खेलते रहे। बच्चों अब सो जाओ और लोगों को भी सोना है ना। माँ, मैं ऊपर वाली सीट पर सोऊंगी। ठीक है, सो जाओ।
मीनी जैसे ही ऊपर की बर्थ पर सोने गई, उसने देखा कि ऊपर एक पैकेट पड़ा है। पापा ये देखिए, किसी का सामान शायद यहाँ छूट गया है। क्या है पैकेट में? पापा ये तो शतरंज का बोर्ड और गोटियाँ है। ठीक है, वहीं रखा रहने दो, जिसका होगा आकर ले जाएगा। सुबह सब लोग उठे तो उनका स्टेशन लखनऊ आ गया था। वहाँ से उन्हें महिलाबाद जाना था। उतरते समय मीनी ने शतरंज का पैकेट अपने साथ ले लिया। चलो सब लोग एक एक सामान उठा लो। बाहर आते ही वो सभी टैक्सी में बैठ गए। घर आते ही बच्चे दादी और दादाजी से लिपट गए। दादी तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। 1 महीने से तेज ज्वर था। कई डॉक्टर देख चुके थे, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। माँ, तुमने अपनी क्या हालत बना दी है। उन लोगों ने सिर्फ अपनी जमीन पर ही कब्जा किया है ना, हमारी तकदीर पर तो नहीं। आप लोग अब हमारे साथ चलेंगे। सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की बात नहीं है रे अर्जुन। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे चाचा लोगों को हमें अपना पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, मेरे सारे गहने बिक गए। तुम्हारे बाबूजी ने वकालत शुरू ही की थी जब तुम्हारे दादी दादा चल बसे थे। हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी शायद, जो उन लोगों ने हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। माँ, तुम सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ बच्चों, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो। दादी नाश्ते के बाद हम सब बच्चे बगीचे में जाएंगे। हाँ ठीक है, चले जाना। अर्जुन, इस बार कितने दिनों की छुट्टी मिली है तुमको? माँ, इस बार पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। हम इस बार आपके पास ही रहेंगे। पहले नाश्ते कर लो। नाश्ते में पूरियां और आलू बने थे। बच्चों ने गाय का ताजा दूध पिया। अर्जुन और ऋतु ने सिर्फ आम और दूध ही लिया। दादी, हम लोग आज कहीं नहीं जाएंगे, बाहर धूप भी हो गई है, घर में ही खेलेंगे। मिनी ने अपने पैकेट खोलकर उसमें से शतरंज का बोर्ड निकाल लिया और दादाजी के पास गई। दादू, आपको शतरंज खेलना आता है? हाँ, तुम्हें आता है? हाँ, मैं कभी अपने स्कूल में खेलती हूँ। आज तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। मिनी दादू के साथ आंगन में ही शतरंज खेलने बैठ गई। शतरंज का बोर्ड खुलते ही अचानक वो लोग एक मैदान में आमने सामने बैठ गए। दादाजी के शरीर पर बादशाह की पोशाक थी और मिनी के शरीर पर क्वीन की पोशाक आ गई। शतरंज की बोर्ड की सभी गोटियां सचमुच के घोड़े, हाथी, ऊंट और सिपाही बन गए। हाँ तो महारानी, आप कौन सा सिपाही आगे भेजना चाहती हैं? महाराज, मैं अपने एक सिपाही को आगे भेजूंगी। उनका असली खेल शुरू हो गया। इतने सारे हाथी, घोड़े, ऊंट और लाव लश्कर देखकर पूरा गांव भौचक्का हो गया था। दादाजी और मिनी बड़े आराम से खेल रहे थे। उन्हें अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। अचानक 2 हाथी आपस में ही भिड़ गए, पर दादाजी ने जैसे ही हाथी का नाम लेकर उसे रुकने के लिए कहा, रुक जाओ गोपा, वहीं रुक जाओ। हाथी चुपचाप वापस आ गया। सभी सिपाही हाथ बांधे खड़े थे। वजीर की तलवारें चमकने लगी। वजीर, वजीर, ये क्या हो रहा है? हमने अपना दिल बहलाने और मनोरंजन के लिए ये खेल शुरू किया था। बंद कर दो ये तमाशा, नहीं चाहिए हमें ये खून खराबा। जी हुकुम महामिनी। सारी लकड़ी की गोटियां अपने आप शतरंज पर आकर बैठ गई और शतरंज का बोर्ड बंद हो गया। मिनी को जैसे होश आया तो उसने देखा कि पूरे गांव वाले उनके घर के बाहर आश्चर्यचकित से खड़े हैं। हम कहाँ थे मिनी बिटिया? दादाजी, मुझे लगता है ये जादुई शतरंज है। हम जब चाहे ये शतरंज खेलकर हाथी, घोड़े, ऊंट और सिपाही अपने घर के बाहर मैदान में इकट्ठा कर सकते हैं। अरे भाई, आपकी मिनी बिटिया तो ऐसा शतरंज लेकर आई है जो जादुई लगता है। हाँ मुखिया जी, आजकल के बच्चे जो ना कर दें। ऐसा शतरंज तो कभी नहीं देखा कि सिपाही जब चाहे तब निकलकर गांव वालों की मरम्मत कर दे। हाथी, घोड़े और पूरी फौज जहां चाहे वहां कब्जा कर ले। ऐसा शतरंज तो हमने खाली सुना था कि पुराने समय के राजा महाराजा खेलते थे, पर आज तो देख भी लिया। पूरे गांव में मिनी के जादुई शतरंज की चर्चा जोर शोर से होने लगी।
अर्जुन, ऋतु और घर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। दूसरे दिन दादू, आज हम फिर शतरंज खेलेंगे। आज तुम अपने पापा के साथ खेलो, मैं देखता हूँ। अच्छा चलो, मैं भी देखता हूँ ये कैसा जादुई शतरंज है। उस दिन भी शतरंज बिछाते ही वो लोग मैदान में पहुंच गए। अर्जुन के शरीर पर राजाओं का पोशाक आ गई, मिनी के शरीर पर महामिनी की पोशाक आ गई। शतरंज के बोर्ड की सभी गोटियां सचमुच घोड़े, हाथी, ऊंट और सिपाही बन गए। महामिनी, आप क्या चलेंगी? पहली बाजी आपकी है। मैं अपने सिपाहियों को आपकी सेना के नजदीक पहुंचाकर अपने वजीर को आक्रमण का आदेश दूंगी। पूरा गांव चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहा था। हाथी की चिंगार सुनकर अर्जुन के चाचा का परिवार भी आ गया था। घोड़े हिनहिनाने लगे थे। खेल शुरू हो गया था। महाराज, आप सतर्क रहे, हमारे वजीर से आपको खतरा है। वजीर, बंद करो ये खेल, हमें नहीं खेलना। अचानक दोनों तरफ की सेनाएं बोर्ड में समा गई। मिनी और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ गए थे। पूरे गांव वाले सन्नाटे में आ गए थे। फिर अचानक गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। हम भी इस शतरंज से पहली बार खेल रहे हैं। बस अब हम ये जान गए हैं कि हमारे पास एक सेना है जो हमारे आदेशों का पालन करेगी। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों से कोई खून खराबा हो। दोनों चाचा और उनके परिवार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये तो मुझे इनकी कोई साजिश लगती है। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई, सब देख रहे हैं कि शतरंज का बोर्ड खोलते ही सारी सेना हाजिर हो जा रही है। अगर उन्होंने अपनी हाथी, घोड़ों और सिपाहियों से हम पर भी हमला करवा दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बातें करते करते गांव वाले चले गए। घर में आने पर दादी जी और अर्जुन सभी हैरान थे। मिनी, तेरा जादुई शतरंज इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, उसको बोल कि दादी को ठीक कर दे। अरे, ऐसा जादू थोड़ी हो सकता है। मिनी दौड़ कर गई और शतरंज के पास जाकर बोली, शतरंज, शतरंज, मेरी दादी को ठीक कर दो। उसके इतना कहते ही दादी को जोर से खांसी आई और वो उठकर खड़ी हो गई। अरे, कहाँ हो सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। सबने देखा दादी आराम से बिना किसी सहारे के चली आ रही है। दादी जी की आंखें भर आई। दूसरे दिन अर्जुन के दोनों चाचा सुबह आ गए। बड़े भैया, हो सकता है तो हमें माफ कर दीजिए। हम दूसरे लोगों के बहकावे में आकर बहुत नाइंसाफी कर दिए थे। अब से हम सब साथ मिलकर खेलेंगे। हम कब अलग रहना चाहते हैं? भाभी, सबसे पहले आप हमें मौका दे दीजिए। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों बाद अब अर्जुन के परिवार को जाने की बारी आई तो दादू, ये जादुई शतरंज आप ही रख लीजिए, यहाँ इसकी ज्यादा जरूरत है। दादू ने शतरंज रख लिया। जब कभी उनका मन करता अपने भाइयों के साथ शतरंज बिछा देते और पूरा गांव तमाशा देखता। एक गांव में एकता और उसका बेटा आकाश एक छोटे से घर में रहते थे। कई साल पहले आकाश के पिता का देहांत हो चुका था। एकता गांव के दूसरे घरों में जाकर काम करती थी और उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी में अपना और बेटे का पेट भरती थी। आकाश एक सड़क दुर्घटना में जख्मी होने के कारण एक हाथ नाकाम हो गया था। वो ठीक से काम नहीं कर पाता था। गरीबी के कारण एकता उसका सही ढंग से इलाज भी नहीं करा पाई थी। माँ, कुछ बच्चे मुझे लुल्ला कहकर चिढ़ाते हैं। मैं दौड़कर उन्हें पकड़ भी नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है और दुख भी होता है। क्या मेरा हाथ कभी नहीं ठीक हो पाएगा? बेटा, मुझे उनके नाम बताओ, मैं उनकी अच्छी से खबर लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाथ ऑपरेशन करवाऊंगी। मेरा लाल, तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तुम सारे काम ठीक से कर सकोगे। एक दिन आकाश अपने घर के पास एक छप्पर के नीचे खड़ा था। अचानक छप्पर गिरने लगा। आकाश ने अपना एक हाथ छप्पर के नीचे लगा दिया। दूसरा हाथ लगाने लायक ही नहीं था। वो जोर से चिल्लाया, माँ, जल्दी आओ, छप्पर गिर रहा है। एकता माँ अपने बच्चे की पुकार सुनकर सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ छप्पर के नीचे लगा दिए। बेटा, तुम यहाँ से हट जाओ,
तुम्हें चोट लग सकती है। माँ, चोट तो तुम्हें भी लग सकती है, मैं नहीं हटूंगा। छप्पर नीचे बैठने लगा, लेकिन माँ वहाँ से नहीं हटी। उसने आकाश को बचाने के लिए अपने नीचे ले लिया। बेटा यही रुको, हिलना नहीं। छप्पर एकता के ऊपर गिर गया। एकता को कई चोटें आई, लेकिन उसने आकाश को खरोच भी नहीं लगने दिया। माँ ने सारा दर्द सहकर अपने लाल को बचा लिया। लोग माँ की ममता को देखकर स्तब्ध खड़े थे। एकता प्रतिदिन अधिक से अधिक घरों में काम करके रुपए बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने जितने भी रुपए बचाए, अधिकांश कर्ज अदायगी में चले गए। कुछ रुपए बचे, उसमें चावल और दाल खरीद लिया। वो सोचने लगी कि अब अपने मुन्ना का इलाज कैसे कराऊंगी। हर महीने रुपए बचाना चाहती थी, लेकिन बच नहीं पाते थे। उसने विचार किया कि अपने घर के सारे गहने बेच देगी और बच्चे का इलाज कराएगी। वो गहने निकालने लगी। माँ, ये गहने क्यों निकाल रही हो? बेटा, तुम्हारा इलाज कराना है, मुझे गहने बेचने ही पड़ेंगे। नहीं माँ, ये गहने मुसीबत के साथी हैं, इन्हें मत बेचो। मेरे इलाज के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। बेटा, दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। डॉक्टर ने कहा था कि अभी ऑपरेशन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं भी देरी नहीं करना चाहती। 1 लाख का खर्च आएगा। आकाश रोकता रहा, लेकिन माँ का दिल नहीं माना और वो सुनार की दुकान पर गहने लेकर पहुँच गई। सेठ जी देखिए, ये गहने हैं, मुझे बेचने हैं। आप जांच पर रख लें और इसकी वाजिब कीमत बता दें। ठीक है, मैं जांच लेता हूँ और इनका वजन भी देख लेता हूँ। बहुत पहले के बने हुए लगते हैं। सुनार ने गहने की जांच परख की और तोला भी। इसके बाद 40,000 देने के लिए तैयार हुआ। एकता सोच में पड़ गई और दुख भी हुआ। उसने गहने नहीं बेचे और लेकर घर आ गई। घर आकर उसे अपने भाई श्याम की याद आ गई। श्याम दौलतमंद इंसान था। एकता उसके पास मदद के लिए पहुंच गई। भैया, तुम तो जानते हो आकाश के हाथ का ऑपरेशन कराना है। 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। मेरी मदद कर दीजिए, मैं कमाकर रुपए लौटा दूंगी। देखो, इतनी बड़ी रकम मेरे पास तो नहीं है। तुम इसका ऑपरेशन करने का विचार छोड़ दो। बहुत सारे लोग लुल्ले होकर भी जिंदगी बिता रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। भैया, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी। खैर कोई बात नहीं, भगवान है, कुछ ना कुछ रास्ता बना देंगे। भगवान कुछ नहीं बनाते, सब हमें ही करना पड़ता है। एकता दुखी होकर घर चली आई। उसके सामने कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। समय बीतता गया। एक दिन उसके भाई श्याम ने उसे मदद देने का संदेशा देकर बुलावा लिया। वो मन ही मन प्रसन्न हो गई। वो जब भाई के घर पहुंची तो पता चला कि भाई तो हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल में पहुंच गई। वहां जाने पर उसे इस बात का पता चला कि भाई श्याम की दोनों किडनी खराब हो गई है। डॉक्टर के कहे अनुसार यदि उसे कहीं से एक स्वस्थ व्यक्ति की किडनी दान में मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। उसकी पत्नी के ब्लड ग्रुप को डॉक्टर ने चेक किया तो मैच हो गई। उसकी किडनी श्याम को दी जा सकती थी, लेकिन वो तैयार नहीं थी। एकता का ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो वो भी मैच हो गया। श्याम ने उसे अपनी किडनी दान करने के लिए आग्रह किया तो वो तुरंत तैयार हो गई। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे किडनी देने से अगर मेरे भाई की जिंदगी बच जाए तो मैं तैयार हूँ। बस मुझे अपने बेटे आकाश की चिंता है, इसका इलाज कराना है। एकता, चिंता मत करो, मैं श्याम का पूरा इलाज करवाऊंगा। ऑपरेशन और इलाज में जितना भी खर्च होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपने कदम पीछे मत हटाना। भैया, तुम जानते हो आकाश मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसके हाथ का इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यहाँ आपको भी एक किडनी से नई जिंदगी मिल जाएगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। श्याम ने आकाश के ऑपरेशन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। उधर आकाश के हाथ के ऑपरेशन के लिए तैयारी की गई। इधर एकता को भी किडनी निकालने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। माँ एकता की इच्छा अनुसार आकाश को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। आकाश का ऑपरेशन सफल हुआ।
उसे माँ दिखाई नहीं पड़ी। डॉक्टर, मेरी माँ नहीं दिखाई पड़ रही है। वो मेरे ऑपरेशन के समय भी नहीं आई। तुम्हारी माँ तुम्हारे मामा के किडनी ऑपरेशन के लिए चली गई थी। वो ऑपरेशन बहुत बड़ा था, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाई। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। 1-2 दिन में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। 2 दिन बीत गए। आकाश ने फिर माँ से मिलने की इच्छा जताई तो डॉक्टर कुछ कहने से ही बचते रहे। आकाश की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने पता लगाया कि वार्ड में उसके मामा और माँ भर्ती हुए थे। वो उठकर वार्ड की तरफ चल पड़ा। कॉरिडोर में एक स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश आ रही थी। आकाश की मामी रोते हुए उस लाश पर अपने दोनों हाथ पीटने लगी। आकाश का दिमाग चकरा गया। एकता, आंखें खोलो, मुझसे बातें करो। मेरे सुहाग को जिंदगी देकर तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अपने बेटे आकाश और भाई श्याम के लिए मौत को गले लगा लिया। आकाश की मामी रोए चली जा रही थी। एकता की लाश अभी सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। आकाश के होश उड़ गए। वो दौड़कर आया। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा तो उसके आंसू नहीं रुक सके। माँ, तुमने मुझे बताया नहीं और ऐसा कदम उठा लिया। मुझे दोबारा अनाथ कर दिया। इससे अच्छा होता कि मैं लुल्ला ही रह जाता। मेरी माँ तो मेरे साथ रह जाती। बेटा आकाश, तुम अपने आप को अनाथ मत समझो। मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। अपना लाल बनाना चाहती हूँ तुम्हें। शायद इसलिए भगवान ने मेरी गोद हरी नहीं की थी। अब मुझे तुम मिल गए हो। आकाश के मामा और मामी ने खुशी से आकाश को गोद ले लिया, अपना बेटा बना लिया। त्याग की मूर्ति एकता एक देवी की तरह माँ और बहन दोनों का फर्ज निभाकर चली गई और माँ की ममता का एक ऊंचा उदाहरण छोड़ गई।